नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। यह दोस्तों 2021 का पेपर है, शिफ्ट सेकंड का पेपर है। शिफ्ट फर्स्ट के प्रश्नों का टेस्ट ले चुके हैं 1 से 100 प्रश्नों तक पूरा। आज के इस वीडियो में शिफ्ट सेकंड के प्रश्नों का पूरा टेस्ट लेंगे। 1 से 100 प्रश्नों तक पूरा टेस्ट आपको देना है, तो आपको सबसे पहले अपने पास एक कॉपी और एक कलम रखना है। उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और यहां पर जो उत्तर बताया जाएगा उससे आपको मिलान करना है। इस तरह से आपका पूरा कितना स्कोर सही होता है 1 से लेकर 100 प्रश्नों तक आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का भी प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आयोग वाला पेपर है दोस्तों, 2021 में जो पेपर हुआ था वही पेपर है। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। यहां पर दोस्तों विदेशी यात्री लिखे गए हैं, ये किस क्रम में भारत आए थे आपको यह बताना है। सबसे पहले कौन आया था, टॉमस रो आए थे या फाहियान या हेनसांग, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, इस तरह से आपको क्रम बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट में अपना उत्तर बताइए और कॉपी में इसका उत्तर नोट करिए, क्रम इसका नोट करिए और इसके बाद जो यहां पर उत्तर बताया जाएगा उससे आप लोग मिलान करिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में क्या सही है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको बताएंगे सबसे पहले क्रम क्या है। सबसे पहला क्रम है दोस्तों फाहियान का। फाहियान कौन था, ये दोस्तों बौद्ध चीनी यात्री था। फाहियान कौन था दोस्तों, ये एक बौद्ध चीनी यात्री था। ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से लेकर 414 है। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन आया था, फाहियान आया था। उसके बाद दोस्तों आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन है, यह दोस्तों चीनी बौद्ध यात्री है। ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है, 600 से लेकर 647 तक का जो समय है वह हर्षवर्धन का समय है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों टॉमस रो। टॉमस रो दोस्तों ये ब्रिटिश राजदूत था। ये जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। तो इस तरह से आपको क्रम यहां पर पता चल गया होगा। पहला क्रम है दोस्तों फाहियान का, दूसरा है हेनसांग का, तीसरे नंबर पर है टॉमस रो का। तो 2 3 1 2 3 1 का मतलब यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर आप लोग अपना आंसर जल्दी से मिला लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है बक्सर, प्लासी, वांडीवास या इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला जो था ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्लासी के युद्ध की बात करें दोस्तों, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आंसर आप लोग जल्दी से मिलाइए और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर बताइए। 100 प्रश्नों तक पूरा टेस्ट आपको देना है। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, जो हड़प नीति का दोस्तों कट्टर समर्थक था। डलहौजी ने दोस्तों राज्य हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था और उसके बाद 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताइए। ये सभी प्रश्न 2021 के प्रश्न है, हुबहू पेपर आपके सामने है। आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बताइए। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, सेनापति थे या फिर चिकित्सक थे या नाटककार थे या कोई नहीं। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। कौन थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं। 4 प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी। किसने की थी, मेगस्थनीज ने की थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल
राइट हो जाएगा। ह्वेनसांग की बात करें, ह्वेनसांग ने दोस्तों सीयू की नामक ग्रंथ की रचना की है और ह्वेनसांग दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो फाह्यान है दोस्तों ये बौद्ध चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन दोस्तों 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसका गठन दोस्तों 1927 में किया गया था। भारत में सामाजिक सुधारों के लिए इसका गठन किया गया था 1927 में। और ये दोस्तों 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में भारत आया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक भी सदस्य, इस समूह में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका काफी विरोध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से आप मिलान करिए, लाहौर। देखिए दोस्तों 1940 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर दोस्तों आपको मिलान करना है। तो पहला है दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी से किसका संबंध है? रास बिहारी बोस का है, सुभाष चंद्र बोस का है और कैप्टन मोहन सिंह का है। ठीक है, तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस से आप मिला देंगे इंडियन नेशनल आर्मी को। ठीक है, दूसरा है दोस्तों गदर पार्टी। गदर पार्टी से किसका संबंध है? गदर पार्टी से लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना का संबंध है। सोहन सिंह भाखना यहां पर नहीं है, इसलिए लाला हरदयाल से आप इसको मिलाएंगे गदर पार्टी को। ठीक है, मित्र मेला। मित्र मेला दोस्तों ये सावरकर बंधुओं का गुप्त समाज है, इसलिए आप बीडी सावरकर से इसे मिलाएंगे। और चौथा है होम रूल लीग। होम रूल लीग, इसका संबंध दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक से है, तो यहां पर एनी बेसेंट से आप इसको मिलाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपका यहां पर क्या राइट हो जाएगा? यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 1 3 4। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आपका आना चाहिए। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? किसने किया था आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मार्च 1919 से लेकर 1922 तक दोस्तों भारत में असहयोग एवं खिलाफत दोनों जन आंदोलन साथ साथ चले थे, इसे ध्यान रखिएगा। खिलाफत समिति की स्थापना अली बंधुओं ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में हुई थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसका उत्तर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, वाईसी चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सन्याल ने कानपुर में की थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, कृष्णा नदी। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध दोस्तों तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है, जो 1966 में दोस्तों बनकर तैयार हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1953 में। ध्यान रखिएगा 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 प्रश्न पूरा आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। 13वां प्रश्न यहां से आपका शुरू है, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन आपका यहां पर
राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए दोस्तों दल्ली राजहरा खदान पिछले 50 वर्षों से, यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दल्ली राजहरा खदान पिछले 50 वर्षों से लौह अयस्क का उत्पादन करती है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको यह बताना है। पहला है दोस्तों जोजिला और बुर्जिल दर्रा, यह दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बारा लापचा ला और सिपकीला दर्रा, यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं है, दूसरा गलत है। यह कहां है, यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और तीसरा है थागाला नीति पास और लिपुलेख दर्रा, यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहां पर दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है। चौथा है नाथुला और जेलेपला दर्रा, यह दोस्तों सिक्किम में है, यह सही है। तो पहला और चौथा यहां पर सही है, दूसरा और तीसरा यहां पर सही नहीं है। आपको बताना था कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही नहीं है, इसका मतलब यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, इसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होगी। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है, आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यह भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, आपको यह बताना है, तृतीयक, प्राथमिक या द्वितीयक या कृषि। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, तृतीयक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है दोस्तों। और बात करें दोस्तों हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। 20वां प्रश्न यहां से शुरू है, इसका आंसर आप लोग बताइए। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में शामिल नहीं है, ये समवर्ती सूची में शामिल है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी सभी अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। तो सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइए। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के दोस्तों भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है, जिन्हें नीति निदेशक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में दोस्तों राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीतियां हैं जो विशेषतः सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 38 की बात करें दोस्तों, आय सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने तथा राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था
बनाना है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 में दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना है, इसका प्रावधान यहां पर किया गया है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना है अनुच्छेद 46 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी की बात करें तो अशोक मेहता कमेटी ने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तर के संगठन की अनुशंसा की थी। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। 26वां प्रश्न यहां से आपका शुरू है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, बिजली का प्रवाह सर्किट में तब होता है जब स्विच चालू होती है, मतलब स्विच चालू होने पर ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फैराडे की बात करें, फैराडे दोस्तों ये विद्युत धारिता की इकाई है। वोल्ट की बात करें, वोल्ट दोस्तों ये किसका, विद्युत विभव का इकाई है। और एम्पियर की बात करें दोस्तों, एम्पियर ये विद्युत धारा के मात्रक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट है। कर्कटजनक रसायन से होता है, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है आपको यह बताना है, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है, क्या होता है? कैंसर होता है, सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म कहते हैं या एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं या एपिडर्मिस कहते हैं, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। यहां से दोस्तों मैथ आपका शुरू है, आप लोग कॉपी कलम जल्दी से उठाइए और इस प्रश्न को सॉल्व करिए और इसका उत्तर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर रूट के अंदर लिखा है 1 + 27 अपान 169 बराबर 1 + x अपान 13, तो x का मान आपको बताना है। थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, 169 का 1 में गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा और इसमें 27 ऊपर जोड़ लेंगे तो 196 हो जाएगा, 196 बटा 169 हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो 196 का वर्गमूल 14 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 14 बटा 13 हो जाएगा। बाईं तरफ और दाहिनी तरफ 1 + x बटा 13 है, उसके बाद 75 कर लेंगे, x का मान आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो क्या करना है दोस्तों, 37 सही 1/2 में भाग कर देना है 1/8 से, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे, 37 सही 1/2 के स्थान पर 75/2 लिखेंगे, क्योंकि 37 का 2 में गुणा करेंगे तो 74 हो जाएगा, ऊपर वाला 1 जुड़ जाएगा तो 75 हो जाएगा। 75/2 भाग का निशान लगाइए, उसके बाद 1/8 लिखिए, इसको सरल कर दीजिए, 300 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा आसान है। देखिए यहां पर लिखा है रूट के अंदर 36.1 बटा 102.4। यहां पर दोस्तों क्या करना है, दशमलव को हटा देना है, तो ऊपर क्या बचेगा, 361 बचेगा और नीचे 1024 बचेगा। 361 का वर्गमूल क्या होता है, 19 होता है और 1024 का वर्गमूल क्या होता है, 32 होता है। इसलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, कैलकुलेशन आप लोग कॉपी से कर लीजिए, कॉपी कलम उठाइए और कैलकुलेशन इसको करिए, आपका आंसर यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, आपको यह बताना है। यहां पर देखिए 4% की वार्षिक वृद्धि होती है और उसी वर्ष 1/2% की वार्षिक कमी भी होती है। इसका मतलब औसतन 3.5% के हिसाब से हर साल वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको शहर की वर्तमान जनसंख्या 100 मान लेना है
और उसके बाद हर साल कितनी वृद्धि हो रही है, 3.5% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 100 में क्या करेंगे, 103.5 से गुणा करेंगे। 100 में जब 3.5 जोड़ेंगे तो 103.5 हो जाएगा। 100 गुणे 103.5 बटा 100 के हिसाब से 3 बार गुणा करेंगे तो यहां पर आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 110.8 आ जाएगा। ठीक है, और आपको 3 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको क्या करना है, 110.8 में आपको 100 को माइनस कर लेना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर दोस्तों यहां पर आ जाएगा 10.8%। क्या हो जाएगा, 10.8%। यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या है, जल्दी से आप लोग इसका कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, 13 परिणामों का कुल योग क्या है इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, 13 गुणे 68 कर देंगे तो कुल योग आ जाएगा 13 परिणामों का। 13 गुणे 68 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका यहां पर हो जाएगा 884। इसी प्रकार से पहले 7 का औसत दिया है तो पहले 7 का योग निकाल लेंगे। पहले 7 का योग का मतलब 7 का 63 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 441 आ जाएगा। ऐसे ही आखिरी 7 का योग निकाल लेंगे। आखिरी 7 का योग का मतलब 7 का 70 में गुणा कर देंगे तो आखिरी 7 का योग आपका 490 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पहले 7 का योग और आखिरी 7 का योग जोड़ लेंगे, पूरा जोड़ लेंगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 931 आ जाएगा। फिर उसमें जो है पहले जो 13 परिणामों का औसत है उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर यहां पर लगभग 47 आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, ए ऑप्शन आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक केवल 5 प्रश्न मैथ का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से तीसरे का विलोम शब्द क्या है, आपको यह बताना है। तो तीसरे का विलोम क्या है आपको यह बताना है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, तीसरे का अर्थ क्या होता है, तेज होता है। तीसरे का अर्थ क्या होता है, तेज होता है। इसका सही विलोम शब्द दोस्तों कुंठित होगा। क्या होगा, कुंठित होगा। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तृष्णा की बात करते हैं, यहां पर तृष्णा लिखा गया है। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। ठीक है, और त्याग करने वाले को क्या कहा जाता है, त्यागी कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग बताइए। गजवदन का पर्यायवाची है, गजवदन का पर्यायवाची क्या है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, गजवदन का अर्थ होता है हाथी जैसे शरीर वाला, अर्थात भगवान गणेश। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गणपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, कांटे से भरे हुए को कंटका कीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंटका कीड़ कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर कुचैला लिखा गया है, कुचैला का अर्थ गंदा होता है, और बिकीड़ लिखा गया है, बिकीड़ का अर्थ छोटा होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी करना का अर्थ होता है स्पष्ट न्याय करना। क्या होता है, स्पष्ट न्याय करना, अर्थात उचित निर्णय करना। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहां पर आपको बताना है कौन सा वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहां पर दोस्तों आपका बहिष्कार जो सी ऑप्शन में लिखा है यह बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। 40 प्रश्न दोस्तों कंप्लीट हो गया। यहां से आपका अंग्रेजी शुरू होता है। अब अंग्रेजी के पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इसमें जो पूछे गए प्रश्न है उनका उत्तर बताना है। तो जल्दी से चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका प्रश्न देखते हैं। आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स। मैं बिस्तर पर चढ़ गया और स्वयं को अपने कंबल में लपेट लिया। फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्न स्टेडली नियर द डोर। पहले दरवाजे के पास लगातार जलती रोशनी को बुझाया। आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल। मैं सोने की कोशिश में अभी भी लेटा हुआ था, लेकिन मेरे डर ने इसे असंभव बना दिया। एंड सून आई सैट अप इन बेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस। और जल्द ही मैं बिस्तर पर बैठ गया और अंधेरे में झांक रहा था। एंड ओकेशनली ग्लांसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ द शिप विच सीम्ड लाइक ए प्लेट सस्पेंडेड इन द डार्कनेस। और कभी कभी जहाज के किनारे की गोल खिड़की को देखता था जो अंधेरे में लटकी हुई प्लेट की तरह लगती थी। आगे है दोस्तों, फॉर एन आवर आई मस्ट हैव सेट लाइक दिस। इसका मतलब है 1 घंटे के लिए मैं ऐसे ही बैठा रहा होगा। ठीक है, आगे है, एंड देन आई वॉज सडनली राउज्ड बाई ए ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर। और फिर मैं अचानक ठंडी हवा के सूखे से उठ गया था। ठीक है, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। इसका मतलब है मैं बिस्तर से कूद गया।
आगे है नॉट हैविंग अलाउड फॉर द मोशन ऑफ द शिप, जहाज की गति की अनुमति नहीं होने के कारण आई वॉज इंस्टेंटली थ्रोन वायलेंट अक्रॉस द रूम, मुझे तुरंत पूरे कमरे में हिंसक रूप से फेंक दिया गया। चलिए इस पर आधारित अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। द आथर सैट पीयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, मतलब लेखक अंधेरे में झांक कर बैठा था क्यों बैठा था? क्योंकि वह डर गया था। ही वॉज अफ्रेड। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन से आप इसको मिलाइए। अगला प्रश्न है दोस्तों, द आथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, इसको आप किससे मिलाएंगे? मतलब इसका आंसर क्या होगा? द आथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, लेखक बिस्तर से कूद गया क्योंकि एक ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजर रही थी। ठीक है, बिकॉज ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आथर डू फर्स्ट, निम्नलिखित में से लेखक ने सबसे पहले क्या किया था? तो लेखक ने सबसे पहले क्या किया था? लेखक पहले बिस्तर पर चढ़ा था, क्लाइंबिंग इनटू बेड। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिव साइनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, प्राइड का साइनोनिम बताना है आपको, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो प्राइड का अर्थ क्या होता है? प्राइड का अर्थ मान या अभिमान होता है। इसका साइनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? डिग्निटी हो जाएगा। क्या होगा? डिग्निटी होगा। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? मान, प्रतिष्ठा होता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, कीन, कीन का दोस्तों विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है। कीन का अर्थ होता है तीक्ष्ण, इसका एंटोनिम दोस्तों डल होगा। क्या होगा? डल होगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। डल का अर्थ क्या होता है? डल का अर्थ मंद होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहां पर 45 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। आगे यहां से शुरू है दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न। यहां से शुरू है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता और रेबीज का जो संबंध है वही संबंध मच्छर और किसका है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार कुत्ते के काटने पर रेबीज होता है उसी प्रकार मच्छर के काटने पर मलेरिया होता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मलेरिया से आप इसका मिलान करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो यहां पर दोस्तों आप देखिए, यहां पर आपका सूरवीर सबसे अलग है। ठीक है, सूरवीर को छोड़कर अन्य सभी चरित्र जो है ये विभिन्न धर्मों के पूजा पाठ के चरित्र हैं। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में COMPUTRONE को लिखा जाता है PMOCTUENOR। इसी कूट भाषा में ADVANTAGES को क्या लिखा जाएगा, यही आपको बताना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, दोनों में संबंध क्या है? COMP, यहां पर जो पहला 4 अक्षर है इसमें जो है PMOC उसको पलट कर लिख दिया है। आगे UT जो लिखा है उसको पलटकर यहां पर TU लिख दिया है। लास्ट का 4 अक्षर RONE जो है इसको ENOR पलटकर लिख दिया गया है। ऐसे ही आपको इसमें भी देखना है, ADVA को 4 अक्षर जो है इसको पलटकर AVDA लिख देना है। तो यहां पर बी वाले में देखिए AVDA हो गया। आगे NT लिखा है तो इसको TN लिख देंगे, तो इसमें TN लिख दिया गया। आगे AGES है तो इसको SEGA लिख देंगे, SEGA लिख देंगे। तो बी वाला यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए कूट से संबंधित था। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो देखिए दोस्तों, वह महिला उस आदमी की बहन होगी। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वह महिला उस आदमी की क्या होगी? बहन होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, प्रत्येक अगले वर्ष समान तिथि में एक दिन बढ़ जाता है। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2006 को दोस्तों शनिवार होगा और 18 फरवरी 2007 को रविवार होगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अगले वर्ष समान तिथि में दोस्तों एक दिन बढ़ जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है, राजस्थान। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दोस्तों 2021-22 के राज्य के बजट में सभी नागरिकों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की है। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को
को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मास्टर कार्ड। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आयुष मंत्रालय। देखिए दोस्तों 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप नमस्ते योग का शुभारंभ किया है। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 प्रश्न दोस्तों यहां पर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मरियप्पन थंगवेलु। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक किया गया, जिसमें भारत ने दोस्तों 5 गोल्ड और 8 सिल्वर सहित कुल 19 मेडल जीते थे। बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल यहां पर राइट है। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्ध खाते की ब्याज दर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, 7.6%। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा है यही आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, विद्या बालन के नाम पर रखा गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, जापान। जापान यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, डीएमके। डीएमके के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 जीतने के बाद दोस्तों एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। भारत का स्थान दोस्तों इसमें 135वां स्थान था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है, भूटान। भूटान को दोस्तों थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। भूटानी लोग अपने घरों को दोस्तों ड्रकयुल कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। ठीक है, बर्फीले ड्रैगन का घर। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन आपके सामने है, म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों रियाद जो है ये सऊदी अरब देश की राजधानी है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, 6 वर्ष। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसे याद रखिएगा। और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और कॉपी में नोट करिए इसका आंसर। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, 24 अक्टूबर को। देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता
है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये द हेग में है। कहां है, द हेग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। और दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछे तो यह दोस्तों जिनेवा में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहां स्थित हैं, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध नवकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है, या किस राज्य से संबद्ध है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, उड़ीसा राज्य से यह संबंधित है। नवकाले 12 उत्सव दोस्तों भगवान जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा उत्सव है। यह उत्सव दोस्तों आषाढ़ मास में मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस जो है यह हरित गृह गैस नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी हरित गृह गैसें हैं। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो खेल प्रशिक्षक के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां से दोस्तों गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उत्तर देना है, तो चलिए गद्यांश को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है, और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। स्पृहणीय का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने योग्य वस्तुओं को दोस्तों स्पृहणीय कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, यहां पर पूरा गद्यांश लिखा गया है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। तो अभी आपको बताया गया स्पृहणीय का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, मुख्य रूप से क्या बताया है, आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके बारे में मुख्य रूप से बताया गया है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना यह लेखक का उद्देश्य था इस गद्यांश पर, ठीक है। इस गद्यांश में लेखक का उद्देश्य यही था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, सभी धर्मों का आदर करना। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए कहा जा सकता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 75 प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर से दोस्तों गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए थोड़ा सा गद्यांश देख लेते हैं। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है? किसमें? साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, या शल्य चिकित्सक में, या वैज्ञानिक में? तो यहां पर दोस्तों गद्यांश के आधार पर यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, साहित्य शास्त्री में। साहित्य शास्त्रियों के मन में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव होता है गद्यांश के आधार पर, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गद्यांश पर आधारित शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, क्या थी? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है, आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वस्थ। निरामय का अर्थ दोस्तों निरोगी या स्वस्थ होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 80 प्रश्न दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों ग्राफ वाला प्रश्न है। निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में यहां पर दर्शाया गया है, आपको इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, किस वर्ष उत्पादन सबसे ज्यादा घटा, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया गया है, इसमें कौन सा सही है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों ग्राफ में आप लोग देखेंगे 2015 और 16 में देखिए 98 से सीधा 60 पर आ गया है, तो इसलिए दोस्तों 2015 और 16 में सबसे ज्यादा उत्पादन घटित हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन में कमी आई है। कब? 2015 और 16 में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, आपको यह बताना है। तो यहां पर आप लोग ग्राफ में देखेंगे दोस्तों 2013-14 में देखेंगे 2013 में 55 था, 2014 में सीधा 90 हो गया, 55 से 90 हो गया, तो 2013-14 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है उत्पादन में, ठीक है। इसलिए आपका यहां पर क्या सही हो जाएगा, यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 2013-14, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान आपको औसत उत्पादन निकालना है। प्रथम 3 वर्ष कौन कौन है, यहां पर 42, 44 और 48, इन तीनों का योग करके 3 से भाग कर देना है। इन तीनों का योग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो आपका औसत उत्पादन आ जाएगा। औसत उत्पादन कितना आएगा, लगभग 48 मिलियन टन आ जाएगा। कितना आएगा, 48 मिलियन टन आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 83 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, किस वर्ष सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे ज्यादा 2014-15 में, देखिए यहां पर 98 मिलियन टन उत्पादन हुआ है 2014-15 में, इसलिए आपका यहां पर क्या सही हो जाएगा, 2014-15 बिल्कुल आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा 2014-15। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो चलिए ग्राफ में देखते हैं, यहां से क्लियर हो जाएगा। वर्ष 2011-12 के दौरान आपको देखना है, तो वर्ष 2011 और 12, 2011 में देखेंगे 44 मिलियन टन है और 2012 में कितना है, 58 मिलियन टन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत कैसे निकलेगा, 58 में 44 माइनस करेंगे, जितना आएगा उसका प्रतिशत निकाल देंगे, लगभग 31.8% आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 31.8% आएगा। तो यहां पर आपका क्या राइट हो जाएगा, यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 31.8%। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से फिर से ग्राफ है दोस्तों, एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है, दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। यहां पर दोस्तों पहला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है, कितना वृद्धि प्रतिशत है आपको बताना है 2014-15 से 2015-16 के बीच में। तो यहां पर देखिए 2014-15 में 900 करोड़ है और 2015-16 में 1200 करोड़ है। इन दोनों का प्रतिशत कैसे निकलेगा, 1200 माइनस 900 बटा 900 गुणे 100 कर देंगे, सरल कर देंगे, आपका आंसर 33.3% आसानी से आ जाएगा। कॉपी में आप लोग जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 33.3% यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इस पर आधारित देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत है। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयात की वृद्धि का प्रतिशत क्या है, आपको यह बताना है। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है। यहां पर दोस्तों देखिए, यक्स के आयात की वर्ष दर वर्ष वृद्धि का औसत। तो यहां पर दोस्तों देखिए कितनी वृद्धि हो रही है, 700 से 900 हो रहा है, मतलब 200 की वृद्धि हो रही है। तो पहले 200 लिखेंगे, फिर 9 से 12 मतलब 300 की वृद्धि हो रही है, फिर प्लस 300 लिखेंगे। फिर 12 के बाद 12 वृद्धि नहीं हो रही है तो इसको नहीं लिखेंगे। 12 के बाद 13 हो रहा है, मतलब 100 की वृद्धि हो रही है, फिर 100 लिखेंगे। फिर आगे 13 से 20 हो रहा है, मतलब कि 13 7 20, 700 की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 700 जो वृद्धि हो रही है उसको लिखेंगे और बटा 5 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 बार यहां पर वृद्धि हो रही है तो बटा 5 कर देंगे। 5 से भाग कर देंगे तो लगभग 260 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 260 करोड़ आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था? तो यहां पर आप लोग देखेंगे दो में जो है आयात औसत से अधिक था। एक 900 से जो 1200 हो रहा है, इसमें 300 की वृद्धि हुई। एक 1300 से 2000 हो रहा है, इसमें 700 की वृद्धि हुई। तो यहां पर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 वर्षों में, यहां पर 2 वर्षों में आयात जो है औसत से अधिक था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है? तो इसका अंतर दोस्तों 2 है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है, आपको यह बताना है। सबसे पहले सभी वर्षों के यक्स के आयात का औसत आपको निकालना है। उसके बाद 2018-19 के दौरान यक्स का आयात कितना है उसको लिखना है। फिर दोनों का प्रतिशत आपको निकाल देना है अंतर करके। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे पहले यक्स का सभी वर्षों के दौरान औसत क्या हो जाएगा? 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000 पूरा जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? 6 से भाग कर देंगे तो सभी वर्षों में यक्स का औसत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2018-19 में, 18-19 ये वाला है, 2018-19 में क्या है? 2000 है आयात। ठीक है, इन दोनों का प्रतिशत आप निकाल देंगे तो आपका लगभग 64.38% आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 64.38%। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 प्रश्न और बचा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहां पर तालिका दिया गया है, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ए बी सी डी, ठीक है, सोमवार मंगलवार शनिवार। इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न पहला है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखिए मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु क्या है? 35 है। यहां पर देखिए मंगलवार ये है, ए द्वारा बेची गई वस्तु 35 है। और शनिवार को सी द्वारा, यहां पर शनिवार है, सी द्वारा बेची गई वस्तु 45 है। तो 35 बटा 45 कर देंगे, इसका अनुपात 7:9 हो जाएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7:9। अगला प्रश्न है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? ठीक है, तो चलिए यहां पर आप देखिए ध्यान से, यहां पर है दोस्तों सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु क्या है? सोमवार ये है, डी द्वारा बेची गई वस्तु 20 है। ठीक है, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार ये है, सी द्वारा बेची गई वस्तु 45 है। 20 और 45 का आपको क्या करना है? प्रतिशत निकाल देना है। आपका 44.44% आ जाएगा आंसर। यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा? 44.44%। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो यहां पर दोस्तों औसत आपको निकालना है। औसत बराबर क्या करेंगे? कुल योग करके उसमें उसकी संख्या से भाग कर देंगे। कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या से भाग कर देंगे। तो इसमें दोस्तों आपका लगभग आंसर 44.33 आ जाएगा। क्या आएगा? 44.33। ए ऑप्शन आपका यहां पर
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर आपको निकालना है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री कितना है। डी ये है सप्ताह के सभी 4 दिन, इनका योग करके निकालना है कितनी बिक्री हो रही है। उसके बाद क्या करना है, बी वस्तु की कितनी बिक्री हो रही है इसको निकालना है, फिर दोनों का प्रतिशत निकाल देना है। तो लगभग 28.3% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 28.3% आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। इसको सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपको क्या निकालना है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। तो सोमवार कहां है, ये है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या करेंगे, 40, 45, 25, 20 का योग करके 4 से भाग कर देंगे तो सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत निकालना है। शुक्रवार ये है, इसका योग कर देंगे 25, 28, 15, 41 का योग करके 4 से भाग कर देंगे तो शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत आ जाएगा। फिर दोनों का अंतर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का अंतर करेंगे तो 5.25 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5.25 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 प्रश्न और बचा है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहां पर प्रश्न पूछा गया है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो यहां पर गेहूं वाले ऑप्शन में आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर पहले दोस्तों वृद्धि हो रही थी, लेकिन 2013-14 में देखेंगे कमी हो रही है। 2012-13 में 7112 था, 2013-14 में 7056 हो गया, कमी हो रही है। इसलिए आपका यहां पर क्या राइट हो जाएगा, 2013-14 गेहूं उत्पादन में 2013-14 वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। 2013 से 2017 में आपको देखना है, 2013 से लेकर 2017 में आपको देखना है किस फसल में लगातार वृद्धि हुई है। तो बाजरा वाले फसल में दोस्तों लगातार वृद्धि हुई है। आप लोग देख सकते हैं 1110 था, 1160 हो गया, 1450 हो गया, फिर 1460 हो गया। तो बाजरा वाले फसल में लगातार वृद्धि हुई है 2013 से 17 में, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन बाजरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। आलू का औसत उत्पादन आपको निकालना है। तो यहां पर आप देखेंगे आलू का औसत उत्पादन कैसे निकलेगा, 2010 से लेकर 2017 तक निकालना है। तो क्या करेंगे, 210, 220, 222, 245, 315, 400 और आगे जो 445 है, ये इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़कर इसमें 7 से भाग कर देना है तो आपका औसत आ जाएगा। औसत कितना आएगा, 293.86 टन आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, 293.86 टन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। 2016-17 के मध्य, तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर आपको 2016-17 के मध्य देखना है। तो यहां पर चावल वाला देखिए 2016 और 2017, 2016-17 ये है। चावल में देखेंगे 826 था, फिर 812 हो गया है, 826 टन था, फिर 812 हो गया है, मतलब इसमें गिरावट दर्ज की गई है चावल में। ठीक है, तो चावल वाला आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन चावल बिल्कुल आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है। तो यहां पर देखिए आलू वाले में आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। आलू वाले में देखेंगे 2015-16 में आलू का उत्पादन कितना है, 2015-16 में आलू का उत्पादन 400 है। ठीक है, और 2010-11 में आलू का उत्पादन 210 है। तो आपको बताना है कितना गुणा है। तो 400 में 210 का भाग कर देंगे तो 1.9 गुना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। 1.9 यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 100 प्रश्न आपका यहां पर पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आप लोग 1 से 100 प्रश्नों तक पूरा टेस्ट दिए हैं तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।